इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये कहानी 140 साल पुरानी है, जहां एक किलर हुआ करता था। उस किलर का नाम बादशाही था और किंग के कहने पर वो क्योटो की जंग में लड़ रहा होता है और बैटलफील्ड में लोग उसकी पावर और काफी ज्यादा स्किलफुल होने की वजह से डरते थे। अब हमें इसी वार के बारे में बताया जाता है और ये वार 1899 में क्योटो के पहाड़ों में हो रही थी और इस वार के दौरान बहुत से लोगों की जानें जा रही थी। इसी दौरान हम एक तलवारबाज को देखते हैं जो कि अपनी शानदार तलवारबाजी से दुश्मनों को हरा रहा था और इस तलवारबाज का नाम बादशाही था और जिन लोगों के लिए वो ये जंग लड़ रहा था वही लोग ये जंग जीत जाते हैं और अपनी जीत का ऐलान करते हुए वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब उन्हीं दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम जेन था वो बादशाही के पास आता है, जो कि बादशाही को इस हार का बदला लेने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। बादशाही अब इन लड़ाइयों और किलिंग से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और ये किलर की जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि दुश्मन की पड़ी हुई डेड बॉडीज में से एक आदमी अभी भी जिंदा होता है। वो उठकर बादशाही की तलवार के पास जाता है और उस तलवार को अपने हाथों में पकड़कर बादशाही की सारी पावर्स को हासिल कर लेता है और बादशाही का नाम अपनाकर नकली बादशाही बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्मगलर था। तभी उस स्मगलर से मिलने कुछ लोग आते हैं और इन लोगों को स्मगलर की अफीम बनाने का तरीका पता होता है। अब क्योंकि वो स्मगलर चाहता था कि सिर्फ एक ही आदमी को इस तरीके के बारे में पता हो, इसलिए वो मेगुमी नाम की लड़की के अलावा सबको मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहाँ पे बादशाही ने कुछ लोगों का मर्डर किया था। यही हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम साइटो था और उसे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल जाता है कि जिसने भी ये मर्डर्स किए हैं वो असली बादशाही नहीं है। दूसरी तरफ मेगुमी जो कि स्मगलर के साथ रह रही होती है, वो मौका मिलते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जब स्मगलर को ये बात पता चलती है तो वो नकली बादशाही को मेगुमी को पकड़ने के लिए भेज देता है। अब बादशाही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां मौजूद सभी पुलिस वालों को मार देता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस नकली बादशाही के पास एक खास किस्म की पावर थी जिसकी मदद से वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता था। अब बादशाही सबको मार के मेगुमी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन से जाने लगता है और तभी उसे वहाँ कुरू नाम की एक लड़की मिलती है जो कि बादशाही को देखते ही पहचान लेती है। कुरू के पिता का एक डोजो होता है। डोजो वो जगह होती है जहाँ तलवारबाजी सिखाई जाती है और कुरू के पिता डोजो में बच्चों को एक खास किस्म की तलवारबाजी सिखाया करते थे। ये तलवारबाजी इस नकली बादशाही को भी आती थी और वो लोगों को मारने के लिए उस तलवारबाजी का इस्तेमाल भी किया करता था और इसी वजह से इस तलवारबाजी का नाम पूरे शहर में बदनाम हो रहा था और इसकी वजह से कुरू के पिता का भी मर्डर हो गया था। अब कुरू अपनी लकड़ी की तलवार निकालकर बादशाही से लड़ने लगती है लेकिन बादशाही उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। अब वो कुरू को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लड़का कुरू को बचाने के लिए पहुँच जाता है। इस लड़के का नाम केंशिन था। यहाँ नकली बादशाही केंशिन पे अपनी खास किस्म की पावर को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो पावर केंशिन पे बिल्कुल भी काम नहीं करती। इसी दौरान वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं जिसकी वजह से बादशाही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कुरू केंशिन को अपने डोजो ले जाती है। यहाँ कुरू केंशिन को बताती है कि वो बादशाही से बदला लेना चाहती है लेकिन केंशिन उसे समझाता है कि बादशाही तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये कहकर केंशिन वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ कुछ गुंडे डोजो पे कब्जा करने आ जाते हैं और उस डोजो को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कुरू उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाती है। तभी बाहर से अजीब आवाज आती है। वो केंशिन की आवाज होती है जो कि वहाँ कुरू और उसके डोजो को बचाने आया होता है। यहाँ केंशिन अपनी तलवारबाजी से उन गुंडों को कुछ ही मिनटों में हरा देता है लेकिन वो किसी की भी जान नहीं लेता। तभी पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और उन गुंडों को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है और साथ ही वो केंशिन को भी पकड़कर जेल ले जाती है। केंशिन जब जेल में बैठा होता है तभी साइटो उसके पास आता है। अब साइटो को ये बात पता होती है कि केंशिन ही असल में बादशाही है। उसी जेल में एक और फाइटर भी था जिसका नाम सागारा था और वो केंशिन और साइटो के दरमियान होने वाली बातों को बड़े गौर से सुन रहा होता है। अब साइटो केंशिन को जेल से निकाल कर एक पॉलिटिशियन के पास ले जाता है जो कि केंशिन को फिर से किलर बनने के लिए कहता है लेकिन केंशिन उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। ये सुनकर साइटो केंशिन को तलवार से लड़ने के लिए कहता है और साथ ही वो केंशिन पे अटैक कर देता है। वो दोनों बारिश में लड़ने लगते हैं। यहाँ साइटो तो केंशिन पे अटैक कर रहा होता है लेकिन केंशिन उस पे अटैक नहीं करता क्योंकि उसने इस बात की कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी की भी जान नहीं लेगा। ये जानकर वो पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेल के बाहर कुरू केंशिन का वेट कर रही होती है। अब क्योंकि केंशिन एक ट्रेवलर था इसलिए ना तो उसके पास कोई घर था और ना रहने के लिए कोई जगह। कुरू इसलिए उसे अपने
साथ रहने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों डोजो की तरफ जाने लगते हैं। डोजो पहुंचकर उन्हें मेगुमी भी मिल जाती है, जो कि स्मगलर से बच के भाग रही थी। अब क्योंकि मेगुमी के पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो भी इनके साथ रहने लगती है। फिर ये तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तभी वहाँ पे वो स्मगलर भी आ जाता है। उस स्मगलर को केंचिन की पावर और बहादुरी के बारे में पहले से पता था, इसलिए वो केंचिन के पास जाकर उसे अपना प्रोटेक्टर बनने के लिए कहता है। साथ साथ वो उसे कुछ पैसों की ऑफर भी करता है। इसी बीच सगारा भी वहाँ पहुँच जाता है और स्मगलर को उसका प्रोटेक्टर बनने की ऑफर करता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को दिखाने के लिए केंचिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। और यहाँ पर वो ये बात भी रिवील करता है कि असली बतुशाई केंचिन है, यानी जिसने 10 साल पहले किसी को ना मारने की कसम खाई थी। अब इन दोनों की लड़ाई होने वाली थी, लेकिन केंचिन इस लड़ाई के लिए मना कर देता है। साथ ही साथ वो सगारा को स्मगलर के लिए फाइट करने से भी मना कर देता है। और जब उस फाइटर को रियलाइज होता है कि केंचिन ठीक कह रहा है, तो वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद हमें 14 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जब केंचिन यानी बतुशाई फर्स्ट टाइम किलर बना था। उसने अपने उस मिशन पर 4 वॉरियर्स को मार दिया था। और नेक्स्ट डे जब वो उन वॉरियर्स की डेड बॉडीज को देखने के लिए गया, तो उसने देखा कि उनके घर वाले काफी दुखी हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो कितना गलत कर रहा है, लोगों की जिंदगियां छीन रहा है। इसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद स्मगलर का एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ है मेगुमी से मिलने आता है। वो आदमी मेगुमी को लड़ाई के लिए चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। तो मेगुमी देखती है कि अचानक से नेबरहुड के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो फिर ये देख के मेगुमी को थोड़ा डाउट होता है। फिर वो उस जगह का पानी पीती है। पानी पीकर उसे पता चलता है कि उस स्मगलर ने पानी में कुछ मिला दिया है। अब वो ये बात जाके सब लोगों को बताती है कि पानी में कुछ मिलाया गया है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और सारे हालात नॉर्मल हो जाते हैं। फिर केंचिन और मेगुमी नदी के किनारे बैठे होते हैं। यहाँ मेगुमी केंचिन को अपनी स्टोरी बता रही होती है कि किस तरह उसने वॉर के बाद अपनी सारी फैमिली को खो दिया। और वो बताती है कि मेरी फैमिली जंग में ही मारी गई, और उसके बाद उस स्मगलर ने मुझे अडॉप्ट करके अपने पास रखा, और उसके बाद मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुरू को मेगुमी का एक लेटर मिलता है, जिसमें मेगुमी ने लिखा होता है कि मैं उस स्मगलर को मारने जा रही हूँ। तब केंचिन मेगुमी को बचाने के लिए उस स्मगलर के पास जाता है, और इसमें उसकी हेल्प करने के लिए वो फाइटर भी जाता है उसके साथ। जिसके बाद मेगुमी उस स्मगलर के पास पहुँच जाती है। तब वो समझता है कि शायद मेगुमी हमारे पास दोबारा आ गई है, लेकिन मेगुमी तो यहाँ पर उसकी जान लेने आई थी। अब मेगुमी अपना नाइफ निकाल कर उस स्मगलर के गले पर रख देती है। तब वो स्मगलर चिल्लाकर अपने साथियों से हेल्प मांगता है। तभी वो मास्क पहना आदमी आकर मेगुमी को नीचे गिरा देता है, जिससे उस स्मगलर की जान बच जाती है। दूसरी तरफ केंचिन और सगारा भी स्मगलर की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग उस स्मगलर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तब वो दोनों अपनी तलवारबाजी की स्किल से सबको हरा देते हैं, लेकिन इस बार भी वो किसी की जान नहीं लेते। अंदर जाने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है। ये आदमी भी उस स्मगलर के लिए काम करता था। अब सगारा केंचिन को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद वो उस आदमी से लड़ने लगता है। केंचिन को आगे बढ़कर वही मास्क वाला आदमी मिलता है, और ये मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वो था जिसने मूवी के स्टार्ट वाली जंग में बतुशाही यानी केंचिन को धमकी दी थी। यहाँ इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ भी केंचिन अपनी कसम को याद करते हुए उसे नहीं मारता। केंचिन बस उसके पेट पे वार करके वहाँ से चला जाता है। अब वो मास्क वाला आदमी काफी इंजर्ड था, इसलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। सगारा भी दुश्मनों को हरा के केंचिन के पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों स्मगलर के रूम तक पहुँच जाते हैं। तभी स्मगलर अचानक से अपनी मशीन गन से उनपे गोलियां चलाने लगता है, और तभी वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जो सही मायनों में केंचिन की हेल्प करना चाहता था। केंचिन और सगारा स्मगलर का ध्यान भटकाते हैं, और उसी वक्त पुलिस वाला स्मगलर को पकड़ लेता है। केंचिन ऊपर की तरफ जाता है, जहां उसे मेगुमी मिलती है। मेगुमी केंचिन को बताती है कि कुरू की जान खतरे में है, और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि बादुशाही है। केंचिन बिना अपना वक्त जाए किए कुरू को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ वो देखता है कि बादुशाही कुरू को मार रहा है। तब केंचिन अपनी तलवार निकालकर बादुशाही पर अटैक कर देता है। अब यहाँ इन दोनों की बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन केंचिन अपनी कसम की वजह से उसे जान से नहीं मारता। लेकिन बादुशाही अपनी खास किस्म की पावर का इस्तेमाल कुरू पर करता है। अपनी अनोखी ताकत से वो कुरू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कुरू मरने वाली हो जाती है। कुरू को बचाने के लिए केंचिन को एक कठिन फैसला करना पड़ता है। उसे अपनी कसम तोड़नी होगी। केंचिन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए बादुशाही का हाथ तोड़ देना चाहता था। कुरू को बचाने के लिए उसे बादुशाही को किसी भी कीमत पर मारना होगा। ये ख्याल अपने मन में रखते हुए वो बादुशाही को अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है कि कुरू जोर से चिल्लाने लगती है और उसे करने से रोकती है, और वो केंचिन को रोक देती है। अब कारू के चिल्लाने की वजह से बादुशाही की पावर्स का उस पर असर नहीं होता।
होता। तब बातुशाही कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ और उसके बाद वो अपनी ही तलवार अपने अंदर घुसाकर खुद को मार लेता है, क्योंकि उसे एहसान वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी, वो भी केंशिन से। उसके बाद पुलिस स्मगलर्स और उनके साथियों को पकड़ लेती है। उसके बाद कारू नींद से जागती है और वो हर तरफ केंशिन को ढूंढने लगती है, जिसके बाद उसे केंशिन मिल ही जाता है और उसके हाथ में सब्जियों की टोकरी थी। वो सब्जी लेने बाजार गया था, तभी कुड़ू उसे अपने घर में वेलकम करती है और फिर ये देखकर केंशिन खुश हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।